डेरिवेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। मिरर फार्मूला, मिरर इक्वेशन किसे कहते हैं, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था। किसे कहा जाता है बताइए? 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q के फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के दरमियान एक रिलेशनशिप है। दिस इज कॉल्ड मिरर इक्वेशन, या इसको मिरर फार्मूला कहते हैं। हम इसे कॉनकेव मिरर के लिए ड्राइव करने वाले हैं। यहाँ पर इसके लिए डायग्राम बनाइए, लिखें द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस called मिरर फार्मूला। और वो यहाँ पर गिवन है आपके सामने, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो दिस इज द मिरर इक्वेशन। ये मिरर इक्वेशन थी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं आपसे। ये रिलेशनशिप हमने एक्चुअली ड्राइव करना है आपको, ठीक है। हेडिंग डालें डेरिवेशन। डेरिवेशन के लिए एक साफ सुथरी सी डायग्राम बनाइए। कॉनकेव मिरर से वाकिफ़ है आप लोग? बैरूनी सतह इसकी जो है वो पेंट है, अंदरूनी सतह रिफ्लेक्टिंग है। तो दिस इज़ अ कॉनकेव मिरर। फिर आपने दो निशानात लिए, फोकस और दूसरा 2f। इस पर बात कई दफ़ा हम लोग कर चुके हैं क्लास में, बिल्कुल अदब और तमीज़ के साथ बैठे, ठीक है। बेअदब को पहले गेट पे किया जाता है, और अगर मज़ीद बढ़ जाए तो गेट से फिर बाहर किक आउट कर दिया जाता है। तो इसको ज़रा ख्याल रखिएगा इस चीज़ का। f और दूसरा कौन सा है? 2f। 2f के बियॉन्ड आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। दिस इज ऑब्जेक्ट। ये हम पढ़ चुके हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रखते हैं तो उसकी इमेज f और 2f के इन बिटवीन बनती है, जो साइज़ में छोटी होती है, रियल और इन्वर्टेड होती है। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इस ऑब्जेक्ट को नाम दे दें ए बी का। दिस इज ए बी का नाम दे दें। ओके। आपके पास जो डेरिवेशन दी हुई है उसके अंदर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहनी ली, बल्कि पहली रह ली है जो डायरेक्ट हिट कर रही है किसको? पोल को। जिस एंगल से टकरा रही है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये बात आप जानते हैं। जिस एंगल से टकराती है उस एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है रे ऑफ लाइट। ओके। और एक रे लें जो कि फोकस से पास हो रही है। किससे? फोकस से। इसको कैसे बनाया जाए? जी, ये डायग्राम आपको बनाना है।
एक मिनट ज़रा रुक जाइए, डायग्राम में थोड़ा सा चेंज लेकर आ रहे हैं। डायग्राम ये भी सही है लेकिन इस उससे ज़रा ज़्यादा वजाहत हो जाएगी। यहाँ F और 12 के इन बिटवीन रखिए ऑब्जेक्ट को इस तरह से, F और 12 के अंदर रखिए। प्रिंसिपल ये एक ऑब्जेक्ट से रे आई जो कि पोल से टकराई, इस पॉइंट को P का नाम देंगे, दिस इज़ पोल, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। और दूसरी रे आप ले रहे हैं जो डायरेक्ट जो है फोकस से पास हो रही है, किससे? फोकस से। ये रूल हम पढ़ चुके हैं, जो रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती है वो आईने से मुनकिस होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। यहाँ उल्टा एरो बना दे, दिस इज़ योर इमेज, इसको हम इमेज का नाम देंगे। और इसको भी कोई नाम दे दे, दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी, दिस इज़ पॉइंट पी, दिस इज़ पॉइंट एफ, दिस इज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर टू एफ। ये इमेज बन रही है। ए डैश बी डैश का नाम दे सकते हैं आप इसे, ए डैश, उसको क्या नाम देते हैं? बी डैश का। डायग्राम मुकम्मल कर लें, डायग्राम कंप्लीट हो गई। दिस इज ऑब्जेक्ट एंड इट इज इमेज। ठीक है, यानी ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को 2F और F के अंदर रखा गया है। ऑब्जेक्ट को AB से शो कर रहे हैं। इसकी इमेज हासिल करने के लिए हमने दो रेज ली, एक डायरेक्ट पोल से टकरा रही है, जिस एंगल से टकराएगी उस एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दूसरी रे ऑफ लाइट हमने फोकस से लिए, जो आईने से रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रेज। और बोथ रेज मीट है एट दिस पॉइंट ए डैश, तो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से उल्टा एरो बना देंगे, तो दिस इज़ योर इमेज ए डैश बी डैश। तो आप देख सकते हैं कि जो इमेज बनेगी वो बियॉन्ड 2F बनेगी, 2F के बियॉन्ड बनेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और साइज में थोड़ी बड़ी होगी। ओके, अब इसके ज़रिए हमने मिरर इक्वेशन ये ड्राइव करनी है। अब यहाँ पे 3 फासले लिखने हैं, कितने? 3। वो 3 डिस्टेंसेस कौन कौन से होंगे? F होगा, P होगा और Q होगा। F डिस्टेंस किसे कहते हैं? फोकल लेंथ को कहते हैं। फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है? कहाँ से कहाँ तक फासला? फोकस से लेके, ये फोकस है, फोकस से लेके पोल तक का फासला, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसे फोकल लेंथ कहते हैं, स्मॉल f की अलामत से शो करते हैं। फिर ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लेकर, याद कीजिए, ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का फासला, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, P से शो करते हैं। और आखिरी डिस्टेंस रह गया, इसको यहाँ शो करेंगे, ये इमेज है, इमेज से लेके पोल तक यानी आईने तक का जो फासला है, दिस इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस, इसको Q से शो करते हैं। देखिए तीनों डिस्टेंसेस आ गए। फिर से आईने से लेके फोकस तक का फासला फोकल लेंथ कहलाता है, आईने से लेके ऑब्जेक्ट AB तक का फासला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P कहलाता है, और पोल से लेकर यानी आईने से लेकर इमेज तक का फासला, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड Q, इसको इमेज डिस्टेंस का नाम दिया था Q का। तो तीनों डिस्टेंसेस डायग्राम में शो हो गए। नाउ वी आर गोइंग टू ड्राइव दिस रिलेशनशिप 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इसके लिए ज्योमेट्री के 2 थ्योरम है, उनको आपको समझना पड़ेगा। ज्योमेट्री के थ्योरम क्या है उसको पहले देख लेते हैं। देखिए, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के हवाले से आप थ्योरम समझते हैं कि क्या कहलाता है। मिसाल पर अगर आपके पास एक ट्राइंगल हो, सपोज ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है इसमें एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। दिस इज कॉल्ड बेस, इसे ट्राइंगल का बेस बोलते हैं। और ये चीज़ क्या कहलाती है? याद कीजिए, परपेंडिकुलर। राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, ये साइड बेस कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है और ये वाली साइड हाइपोटेनस कहलाती है। अगर अब आप इस ट्राइंगल से एक ट्राइंगल और फॉर्म करें, मिसाल के तौर पर हम एक ट्राइंगल इस तरह से बना लेते हैं, इस लाइन को मैं आगे बढ़ा देता हूँ, इससे यहाँ और इसको इस तरफ कर लेते हैं। देखिए एक ट्राइंगल और बन गई। और कीजिए ज़रा किस तरह से बन रही है ट्राइंगल। ये एंगल 90 डिग्री का, इसका बेस कहाँ से कहाँ तक होगा? ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा बड़ी ट्राइंगल का। तो अगर ट्राइंगल से ट्राइंगल आप फॉर्म करेंगे तो उसको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का नाम दिया जाता है। और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स पे एक थ्योरम लगता है, वो ये होता है कि इनके परपेंडिकुलर और बेसिस के दरमियान रेशो हमेशा
सेम होता है किसके दरमियान, परपेंडिकुलर्स और बेसिस के दरमियान। फर्ज कर लें इसका परपेंडिकुलर P है और इसका छोटी ट्राइंगल का बेस B है, और जो बड़ी ट्राइंगल बन रही है इसका यहाँ से यहाँ तक बेस सपोज B डैश है और परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक दैट इज़ P डैश है। तो थ्योरम ये बयान करता है कि परपेंडिकुलर्स के रेशोज़ और बेसिस के रेशोज़ हमेशा सेम निकलेंगे, यानी क्या P रेशो P डैश इज़ इक्वल टू B रेशो B डैश, यानी दो राइट एंगल ट्राइंगल जो होती हैं उनके परपेंडिकुलर्स के रेशोज़ और बेसिस के रेशोज़ हमेशा इक्वल निकलते हैं। ये थ्योरम है और ये प्रैक्टिकली प्रूफ थ्योरम है। इज दैट क्लियर? क्या बताइए, ऐसी दो ट्राइंगल आपको यहाँ नज़र आ रही हैं, और से देखो, क्या ऐसी दो ट्राइंगल, ये भी राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है, छोटी और ये बड़ी ट्राइंगल यहाँ दिखाई दे रही है? और से देखिए कहाँ पर है। अगर मैं इसको आसान कर दूँ आपके लिए, इस हिस्से को अगर मिटा दें हम, ये दोबारा बना लेंगे, नज़र आ गई? कौन सी है? APB, और इसके ज़रिए ये वाली ट्राइंगल बन रही है, कौन सी? A डैश PB डैश, यानी दो राइट एंगल ट्राइंगल आपके सामने आ गई, एक ये वाली और एक ये वाली। लिखे ट्राइंगल्स APB एंड A डैश PB डैश आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। तो फ्रॉम ज्योमेट्री थ्योरम, फ्रॉम ज्योमेट्री थ्योरम, तो ज्योमेट्री का थ्योरम क्या कहता है फिर इनके बारे में? वो ये कहता है कि छोटी ट्राइंगल का परपेंडिकुलर AB रेशो A डैश B डैश इज इक्वल टू PB रेशो PB डैश, यानी इसको लिख लें AB, ये परपेंडिकुलर है छोटी का, फिर A डैश B डैश परपेंडिकुलर है बड़ी ट्राइंगल का, AB रेशो A डैश B डैश बराबर होगा PB बेस ऑफ दिस ट्राइंगल, फिर रेशो बेस ऑफ बड़ी वाली ट्राइंगल P से लेकर B डैश तक, ये सेम होगा। रेशो का मतलब क्या होता है? रेशो का मतलब होता है डिवाइड। अगर आपसे कहा जाए कि 5 और 10 के दरमियान रेशो लें तो इसका मतलब होता है 5/10, तो रेशो का मतलब डिवाइड है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AB अपॉन A डैश B डैश, और इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा बताइए? PB और अपॉन में PB डैश, यानी रेशो को आप डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशो को किसकी फॉर्म में लिख दिया आपने? डिवाइड की फॉर्म में। बताइए फ़ौरन देख कर, ये जो PB है क्या? AB तो समझ में आ रहा है आपको? AB कौन है? दिस इज़ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, A से लेकर B तक कौन है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और A डैश B डैश दिस इज़ द हाइट ऑफ इमेज। तो यहाँ पर AB की जगह आप लिख सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और अपॉन में A डैश B डैश की जगह क्या लिख सकते हैं? हाइट ऑफ इमेज, और इज इक्वल टू, बल्कि सारी चीज़ें एक साथ ही लिख लेते तो ज़्यादा बेहतर होगा। AB कौन है? देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, A डैश B डैश ये हाइट ऑफ इमेज है, यहाँ से यहाँ तक हाइट ऑफ इमेज। PB कौन है? देखो ऊपर PB, P से लेकर B तक का फासला, ये वाला डिस्टेंस, दैट इज़ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसको P से शो करेंगे, स्मॉल p से। और आखिर में PB डैश, देखिए गौर से, PB डैश कौन है? P से लेकर B डैश तक का फासला, P से लेकर B डैश तक का फासला, दिस डिस्टेंस, दिस इज़ द डिस्टेंस ऑफ इमेज, इसको Q से शो करेंगे। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, सारी कीमतें ऊपर लगा दें। तो यहाँ पर AB की जगह हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू PB की तरह P डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, PB डैश की जगह डिस्टेंस ऑफ इमेज। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, इसका दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, इसको नोट कर लें। ओके, तो ये आपके साथ एक रिलेशन आ गया, सही। अब हम दोबारा इसको मिला देते हैं ना, ये तो आपको समझाने के लिए हमने वो काम किया था। इस लाइन को दोबारा आप मिला दें। ओके, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बहुत सारी किस्म की होती हैं। एक साइड तो आपको ये बता दी कि किस तरह से ट्राइंगल बनती है। एक और शक्ल भी है जिसके ज़रिए ट्राइंगल से ट्राइंगल फॉर्म होती है, वो भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कहलाती है। वो किस तरह की होगी, ज़रा इसको समझ लें।
देखिए ये दो ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट। अगर फर्ज कर ले आपके पास ये एक ट्राइंगल हो, सपोज दिस इज अ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, आप चाहें तो इसके ज़रिए एक ट्राइंगल और बना सकते हैं। इस लाइन को आगे ले जाए और इस वाली लाइन को भी आगे ले जाए। गौर करें, ये पहली ट्राइंगल है, इसके ज़रिए आपने कौन सी ट्राइंगल बना ली, दूसरी ट्राइंगल बना ली। तो ये भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कहलाएंगे। ये परपेंडिकुलर है इसका परपेंडिकुलर ये होगा, दिस इज बेस, और उसका बेस ये वाला होगा। बताइए ये दोनों ट्राइंगल आपको कहाँ नज़र आ रही हैं? डायग्राम में गौर से देखें, इस टाइप की शेप नज़र आएगी। गौर से देखिए कौन सी दो ट्राइंगल है जो इस तरह से बन रही है। इसको समझाने के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ। ये ऐसा क्या किया, मिटा दिया, और थोड़ा सा मेंशन कर दें। यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, क्या आपको ये ट्राइंगल नज़र आ रही है वाली? और इसके ज़रिए कौन सी ट्राइंगल बन रही है? क्या ये बिल्कुल ऐसी ही नहीं है? इसका मतलब है ये दोनों ट्राइंगल्स भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसका नाम है AFB, और इसका नाम क्या होगा? इसको भी कोई नाम दे दें, इसको D का नाम दे दीजिए इस पॉइंट को, दैट इज़ पॉइंट D। तो ये ट्राइंगल हो जाएगी F या PFD या DFP, कोई भी नाम दे दे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इस पर सेम यही थ्योरम लगेगा जो अभी आपने लगाया है। तो लिखे अगेन, दोबारा लिखें, ट्राइंगल्स AFB and PFD are congruent। तो लिखेंगे फ्रॉम ज्योमेट्री थ्योरम, ज्योमेट्री का थ्योरम लगाइए। तो देखिए यहाँ पर जो पहली ट्राइंगल है इसके आप परपेंडिकुलर है AB और इसका परपेंडिकुलर है PD। तो लिखिए AB रेशो PD, AB रेशो PD, दैट इज इक्वल टू, फिर इसका बेस है BF और इसका बेस है PF। तो BF रेशो PF दोनों सेम हो गए। ओके, उसके बाद देखिए क्या करेंगे, रेशो का मतलब डिवाइड होता है। तो आप लिखेंगे AB अपॉन PD इज इक्वल टू, फिर होगा BF अपॉन PF, यानी रेशो को आपने डिवाइड की फॉर्म में चेंज कर लिया। फिर से देखें यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर, इसका रेशो, इसका बेस और फिर इसका बेस, इनका रेशो दोनों क्या निकलेंगे, सेम निकलेंगे। ओके, तो रेशो का मतलब डिवाइड है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। फिर गौर से देखिए एक बात और, जो PD फासला है, कौन सा PD, क्या इसको हम A' B' लिख सकते हैं? बोलिए, जो PD है क्या ये A' B' के बराबर है? यहाँ ये है PD हाइट। अगर यहीं से आप सीधे सामने चले जाएँ तो ये PD किसके बराबर है? A' B' के। तो इसका मतलब है PD इज इक्वल टू A' B'। तो PD की जगह आप A' B' लगा सकते हैं। और मसला रह गया किसका? BF का। किसका? BF। देखिए ये BF फासला किसके बराबर है? अगर हम PB में से PF निकाल दें, फिर से देखो, P से लेकर B तक फासले में से PF फासला निकाल दें तो क्या आ जाएगा? FB या BF फासला आ जाएगा। देखो फिर से, BF बराबर है, BF इज इक्वल टू PB माइनस PF। PB में से PF निकाल दें। फिर से देखो यहाँ पर, क्या ये बात सही है? ये है BF फासला। तो अगर हम P से लेकर B तक जो फासला है इसमें से PF फासले को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? BF फासला आ जाएगा। तो ये बात सही है। ऊपर पुट कीजिए इसे। इसको आप देखिए क्या हो जाएगा। ये AB अपनी आ रहा अपॉन में, ये है PD। तो PD की जगह क्या आ जाएगा? A' B'। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो उसके ऊपर BF है, BF की जगह आ जाएगा PB और माइनस का PF। ये बात भी समझ में आती है। और नीचे कौन है? नीचे है PF। ओके, अब आखिर में इनके रिलेशन आपने फीड करने हैं। बताइए AB कौन है? अभी लगाया था। AB, व्हाट इज AB? AB इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। व्हाट इज A' B'? A' B' इज द हाइट ऑफ
इमेज। व्हाट इज़ पी बी? पी बी फासला कौन है? देखो ऊपर, पी से लेकर बी तक फासला, ये फासला पी बी, यहीं से ऊपर चले जाए, डैट इज़ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पी। और उसके बाद आखिर में कौन है? पी एफ। देखो पी एफ कौन है? पी एफ पोल से लेके फोकस तक का फासला, दिस इज फोकल लेंथ। इसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ, स्मॉल लेंथ। तो यहाँ पे स्मॉल एफ या फोकल लेंथ आ जाएगी। ये चारों चीज़ें यहाँ पे फीड कर दीजिए। अब इसको फिर मिटाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पास जगह नहीं है, हम ज़ाहिर यही काम करेंगे। तो ए बी की जगह आया एच ओ अपॉन एच आई इज इक्वल टू पी बी की जगह आया पी माइनस पी एफ की जगह स्मॉल एफ, फिर अपॉन में पी एफ दोबारा आ गया तो उसकी जगह फिर स्मॉल एफ फोकल लेंथ आएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी आपने, बताइएगा ज़रा क्या थी वो? जो इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी वो ये थी, एच ओ, बोलिए, एच ओ अपॉन एच आई इज इक्वल टू क्या था? देखो ज़रा, पी अपॉन क्यू था, क्यू अपॉन पी था, बोलिए। इक्वेशन 1 देखें अभी जो बनाई है आपने पीछे पेज पे, पी अपॉन क्यू, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। और ये इक्वेशन नंबर 2 आई। आप इन दोनों इक्वेशंस पे गौर करें, क्या दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है? इसकी लेफ्ट हैंड साइड है एच ओ अपॉन एच आई और उसकी भी लेफ्ट हैंड साइड यही है एच ओ अपॉन एच आई। तो जब दो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड सेम हो तो फिर उनकी राइट हैंड साइड एक दूसरे के बराबर होती है। इसको कहते हैं कंपेयरिंग द इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लें। फिर से देखें, अगर ये लिखा हो ए इज इक्वल टू बी और लिखा हो ए इज इक्वल टू सी, ए बी के बराबर है, ए सी के बराबर है, इसका मतलब है बी भी सी के बराबर होगा, इसे कहते हैं कंपेयरिंग। तो यहाँ पे भी यही होगा, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो इसकी राइट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड को एक दूसरे के बराबर ले लेंगे। लिखिए कंपेयरिंग बाय कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो देखिए इसकी राइट हैंड साइड ये रही, इसकी राइट हैंड साइड ये रही, तो P अपॉन Q इज इक्वल टू यस P माइनस एफ अपॉन एफ। तो दोनों की राइट हैंड साइड को कंपेयर कर लिया, चूँकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम थी लिहाजा दोनों की राइट हैंड साइड को कंपेयर कर लिया। ये एक नतीजा बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपने, देखिए किस तरह से होगा। यस ये जो f है ये एलसीएम, इसको दोनों के नीचे ब्रेक करके लिख सकते हैं आप, यानी किस तरह से P अपॉन Q इज इक्वल टू P अपॉन एफ, फिर माइनस का f अपॉन एफ। इस f को दोनों के नीचे तोड़ के लिखा तो अब देखिए क्या हो जाएगा, P अपॉन Q यस इज इक्वल टू P अपॉन एफ अपनी जगह रहा और यहाँ पे एफ से कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, तो दैट इज़ 1। ओके अब देखिए क्या होगा। अब पूरी इक्वेशन को 1 अपॉन पी से मल्टीप्लाई कर दें। किससे मल्टीप्लाई कर दें बोलिए? मल्टीप्लाइंग बाय 1 अपॉन पी। पूरी इक्वेशन को क्यों कर रहे हैं इसका जवाब भी पता चल जाएगा। 1 अपॉन पी से मल्टीप्लाई कर दें तो पहली टर्म ये 1 अपॉन पी से मल्टीप्लाई होगी क्या, P अपॉन Q। उसके बाद इज इक्वल टू फिर 1 अपॉन पी मल्टीप्लाई होगा किससे, P अपॉन एफ, फिर 1 अपॉन पी मल्टीप्लाई बाय व्हाट, उसके आगे कौन है 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, आपने इस पूरी इक्वेशन को 1 अपॉन पी से मल्टीप्लाई किया तो P अपॉन क्यू के पहले 1 अपॉन पी से, P अपॉन एफ को 1 अपॉन पी से, फिर 1 को 1 अपॉन पी से। अब क्या होगा देखिए यहाँ पे P से P कट जाएगा तो ऊपर 1 और अपॉन में Q बचेगा तो ये हो गया 1 अपॉन क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे P से P कट गया तो 1 अपॉन एफ और यहाँ 1 अपॉन पी 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 बनता 1 और अपॉन में P वैसे ही रह जाएगा। साइड चेंज करते हैं क्योंकि 1 अपॉन एफ लेफ्ट में होना चाहिए, साइड चेंज करें तो 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन पी को राइट लेफ्ट पे शिफ्ट कर दें और 1 अपॉन क्यू को राइट शिफ्ट नहीं करना, क्या करना है साइड चेंज करनी है। तो ये रकम लेफ्ट पे लिख दी और ये रकम राइट पे, इस पर साइड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आखिर में माइनस का 1